मित्रों, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में बहुत ही अच्छी खबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनाई कि मध्य प्रदेश 38वें नेशनल गेम्स जो अभी देहरादून में हुए उसमें तीसरे नंबर पर आया है और लगभग हमारे यहाँ के खिलाड़ी बच्चों ने 34 स्वर्ण पदक जीते हैं, 25 रजत पदक जीते हैं, 23 कांस्य पदक, इस प्रकार कुल 82 पदक जीते हैं। और कैबिनेट ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही वाटर रिचार्जिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, शायद ऐसा अभी तक की जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार शायद ये विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना होगी। एक वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी विश्व की योजना की शुरुआत करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ हमारा एमओयू हुआ है और ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज योजना है। इसका बजाड़ा झोन में खरिया, गुटिया, वियर तथा 273 किलोमीटर लंबी नहर बनकर 11.76 MCM पानी भूगर्भ में रिचार्ज होगा। इसका लाभ ये होगा कि लगभग खंडवा बुरहानपुर जिले की 1,23,000 हेक्टेयर में जमीन में पानी रिचार्ज होगा और उनको सिंचाई का पानी भी मिलेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अतिशीघ्र एमओयू हम लोग करने वाले हैं। आज का दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है और पिछली बार शायद हमने 17 पॉलिसी हो गई है हमारी। तो आज जो एमएसएमई विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई के विकास से जीडीपी का विकास होता है, रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई की अधिकतर इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विजन है उनका। और एमएसएमई हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी और एमएसएमई के योगदान को बढ़ाकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन को साकार करना है। अभी ये डॉक्यूमेंट जो हमारा मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने 2047 को ध्यान में रखे हुए इस पूरा एमएसएमई का इकोसिस्टम बनाया है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहनाया है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगे और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए एमएसएमई जहां लगेगी हमने विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। नवीन उद्योगों में नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के माध्यम से क्लस्टर बनाना, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। निवेश संवर्धन में सहायता, जैसे जो लगने वाले यंत्र, संयंत्र, भवन और उसमें निवेश पर 40% तक का अनुदान हम दे रहे हैं। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 48% तक और महिला उद्यमियों को 52% तक का अनुदान देने का हमने निर्णय लिया है। कुल मिलाकर यह वर्ग भी एमएसएमई उद्योग में आए और आगे बढ़े। प्रदेश के ऐसे बहुत सारे विकास खंड हैं जहां पर उद्योग स्थापित नहीं हो रहे। हमारा उद्देश्य है कि हम उन सब विकास खंडों में उद्योग, और इसमें भी 10 करोड़ से अधिक का जो निवेश करेगा उसको 1.3
गुना अनुदान दिया जाएगा। मतलब अगर सामान्य जगह हम 1 करोड़ देते हैं तो यहाँ 1 करोड़ 30 लाख का अनुदान देंगे। निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। निर्यात इकाई को लगभग फिर से 1.3 गुना अतिरिक्त अनुदान सिर्फ एमएसएमई के विकास के लिए। अब तो भोपाल के लोग इसलिए आप जानते हैं कि एमएसएमई का यहाँ से काफ़ी निर्यात होता है। विशेषकर हमारे यहाँ लैंडलॉक स्टेट है तो कई बार भाड़ा बहुत होता है पोर्ट तक जाने के लिए, और इसलिए 40% 40 लाख माल ढुलाई का 40 लाख प्रति वर्ष 5 साल तक देने का हमने निर्णय लिया है भाड़े में। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र लाने के लिए 50 लाख की सहायता उसमें भी देंगे। एमएसएमई की निर्यात निधि में ये लाभ अभी सब बताया मैंने। 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने वाले निवेशक को 100 से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने पर 1.5 गुना तक अतिरिक्त अनुदान, मतलब जो रोजगार मूलक उद्योग डालेगा उसको फिर जैसे हम 1 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं तो उसको 1 करोड़ 50 लाख का अनुदान देंगे। कुल मिलाकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना ये हमारा एमएसएमई को जो प्रमोट करने का उद्देश्य है। रोजगार सजग सेक्टर के कर्मचारी प्रति कर्मचारी 5 वर्षों तक कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रति कर्मचारी 13,000 की सहायता ये हर उद्योग को देंगे हम। जो कर्मचारी वहाँ पर काम करेगा उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हम लोग प्रदान करेंगे। ईटीपी हेतु 50% की सहायता, अधिकतम सीमा लगभग 2.5 करोड़। मैं समझता हूँ कि ये योजना हमारी सारे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुविधा वाली हमारी नीति है। रिसाइकलिंग इकाई आप जानते हैं कि सर्कुलेशन, जो मनी सर्कुलेशन होता है जिसे रीयूज़ करते हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ करना, कचरे से सोना बनाना, कंचन बनाना जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, इस प्रकार की कोई यूनिट डलेगी तो उसको 40% की सहायता और अधिकतम 2 करोड़ तक की सहायता होगी। विशेष पैकेज ये फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण जो बनाएगा उसको फिर से 1.3 तक का मल्टीपल 52% ये चिकित्सा उपकरण जो बनाते हैं उनके लिए है। निर्यात हेतु फिर से हम बता रहे हैं 1 करोड़ का अनुदान है, और फार्मास्यूटिकल लैब सेटअप के लिए 50 लाख का अनुदान। स्लेब अवधि फार्मास्यूटिकल के लिए 2 वर्ष। ब्याज अनुदान 5% अधिकतम 100 लाख प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाई के लिए। अब फूड प्रोसेसिंग के लिए निवेश प्रोत्साहन वो भी 1.5 गुना है। मतलब फिर मैं इसको आपको ब्रीफ करूं कि हम सामान्य को अगर 1 करोड़ देते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के लिए 1.5 करोड़ देंगे। मंडी शुल्क प्रति पूर्ति ये 100% दे रहे हैं, और बिजली के टैरिफ में भी लगभग 1 रुपया प्रति यूनिट 5 वर्ष तक। रोजगार सृजन का अनुदान मैं पहले बता ही चुका हूँ। रोजगार सृजन अनुदान 5 माह हो चुका है। टेक्सटाइल पावरलूम मैंने बोला था कि हमारी जो उद्योग पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनी है। टेक्सटाइल पॉलिसी, पावरलूम पॉलिसी, हमारे खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी, फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण पॉलिसी, इस सबको अलग अलग भागों में देखकर वहाँ पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, ये परिधान की पॉलिसी जिसे हम रेडीमेड कहते हैं, इसमें सब में इसी प्रकार के अलग अलग पैकेज दिए गए हैं। इन सब फुटवेयर, फर्नीचर, खिलौने, ये सब खिलौने आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट चाइना था, भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये सब सर्कुलर इकोनॉमी, जैसा मैंने अभी कहा, रिसाइकलिंग पर हम 40% की सहायता दे रहे हैं, अधिकतम 2 करोड़ की। मोटर वाहन स्क्रैप जो होते हैं उनके ऊपर भी 20% की पूंजी अनुदान है और अधिकतम 3 करोड़ रुपए। स्टाम्प ड्यूटी की भी प्रतिपूर्ति लगभग 25 लाख। ऐसी R&D के ऊपर पूंजी अनुदान 25%, अधिकतम 25 करोड़ रुपया
वेतन प्रतिपूर्ति 50%, अधिकतम 5 लाख। यदि इसमें रिसर्च है तो उसके लिए भी सहायता है, और पेटेंट के लिए 50 लाख की सहायता है। लॉजिस्टिक परियोजना, एमएसएमई मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक योजना के भी अलग से लाभ हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश वैश्विक स्तर पर एमएसएमई का एक हब बने। अब अगली हमारी योजना है स्टार्टअप। स्टार्टअप आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अग्रणी भूमिका अदा की है। अभी लगभग नंबर पर 5,000 है। आने वाले समय में हम 10,000 का टारगेट कर रहे हैं कि 10,000 स्टार्टअप हों। अब 100 करोड़ के सीड कैपिटल फंड की हमने स्थापना की, 100 करोड़ रुपए के। इसमें से 1.10 लाख तक रोजगार सृजित करना, 500 से अधिक स्टार्टअप को मार्केट में इन्वेस्टेबल बनाना, मेगा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप अपना कैपेबिलिटी देते हैं और इन्वेस्ट करने लोग आते हैं। वो सलाह भी देते हैं। कई बार एक इंक्यूबेशन मीटिंग में मैं भी गया था। मैंने देखा कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने आए थे, उन्होंने सलाह दी कि इसको ऐसा करो, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया। तो ये स्टार्टअप हमारे प्रदेश के नौजवानों को एक अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। इस नीति के जो मुख्य स्तंभ है, एक तो वित्त पोषण सहायता, जिसमें सीड फंड अनुदान, स्टार्टअप कैपिटल फंड, मैंने बता दिया आपको, प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता, बाजार तक पहुंच, स्टार्टअप एक्सेलरेशन कार्यक्रम, ग्रेट चैलेंज और हैकाथॉन, उत्पादन आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा, जिसमें रोजगार सृजन सहायता, कौशल विकास सहायता, विद्युत शुल्क सहायता, एमएसएमई विकास नीति का भी लाभ, संस्थागत सहयोग भी हम कर रहे हैं। स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना, ये हमारे नए जो नौजवान हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको ठीक तरीके से एक सशक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से उनको गाइड करने का काम करेंगे। नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, पेटेंट यदि वो कराना चाहते हैं तो उसमें भी अनुदान है। ऐसे टिंकरिंग लैब की स्थापना, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस ERI जिसे बोलते हैं, अधोसंरचना सहयोग, जैसे मैंने बता दिया कि मेगा इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना, नवीन इंक्यूबेटर की स्थापना, इंक्यूबेटर हेतु अनुदान देना, फंड सहायता, ये भी मैं बता चुका हूँ। सीड फंड अनुदान, स्टार्टअप कैपिटल फंड बता दिया मैंने, ब्याज अनुदान देंगे हम इसमें, लीज रेंट में सहायता करेंगे और उनको आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। अविकसित भूमि का आवंटन पात्र, मध्यम एवं विशेष परिस्थिति में लघु उद्योगों को भी दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन के कारण ये सुविधा प्रदान की गई है। संधारण कार्य शासन द्वारा अथवा उद्योग संघ द्वारा अभी कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र का जो संधारण है वो कहीं पर उद्योग संगठन करना चाहेगा तो हम उनको देंगे कि आप संधारण करिए। उसमें आवश्यक जो मार्गदर्शन होगा, आर्थिक सहायता होगी, वो सरकार प्रदान करेगी। परियोजना में लगभग 50% स्थायी पूंजी निवेश, जिसमें कम से कम 25% निवेश प्लांट और मशीनरी पर होने पर ही हस्तांतरण की पात्रता होगी। वर्तमान में ये प्रावधान नहीं है। फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्प्लेक्स में प्रकोष्ठों में फ्लैट का आवंटन ई बिल्डिंग प्रक्रिया से, इसमें भूमि की बचत होती है। यदि कोई छोटा प्लान जाना चाहे तो फ्लैट मल्टी उसमें हम प्रदान। अविकसित भूमि पे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात पात्र आवेदक को भूमि का आवंटन राज्य शासन के अनुमोदन से किया जाएगा। जो गंभीर निवेशक होगी उन्हें त्वरित भूमि दी जाएगी। विकसित एवं विकसित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड का आवेदन एक से अधिक आवेदन होने पर ई बिडिंग पद्धति से होगा। आवंटन प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी किए जाने का आदेश दिए गए।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 अभी तक शायद साधारणतया टाउनशिप काटने का काम बिल्डर करते हैं या कॉलोनाइजर जो होते हैं वो लोग करते हैं। ये जो हमारी अभी जो आज पॉलिसी हमने पारित की है, इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई व्यक्ति का समूह कर सकता है, किसान कर सकते हैं। किसान यदि कुछ लोग मिलकर कुछ भूमि की संगठित कर लें और वहाँ पर एक एकड़ टाउनशिप बनाना चाहेंगे तो उसको सरकार प्रोत्साहित करेगी। ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निवेश और ऐसे लोगों को कॉलोनाइजर बनाना जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कॉलोनाइजर बन सकते हैं, स्थानीय लोग, उन सबको कॉलोनाइजर बनाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है यह पॉलिसी। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इन्वेस्टमेंट आए और एक पारदर्शी तरीके से एक नियोजित विकास। इस प्रकार की पॉलिसी महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, वो हमने देखी और उससे अच्छी पॉलिसी बनाने का हमने प्रयास किया। रियल एस्टेट आज के समय में एक निजी निवेश का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें रोजगार की संभावना भी बहुत ज़्यादा है और ऐसा उद्योग जो रोजगार की संभावना पैदा करता है उस पर सरकार की बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने का निर्णय है। किफायती आवास अगर कोई बनाएगा उसको अलग सब्सिडी देने का प्रावधान है। राज्य की सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे की मांग को पूरा करना इसका उद्देश्य है। एक लैंड पूलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों को ही प्रोत्साहित करेगा। इस नीति के तरह इसमें परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जिले के आधार पर जिले की साधिकार समिति बनाएंगे जो जिले स्तर पे सारे परमिशन देगी और यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आवश्यकता होगी तो प्रदेश की भी साधिकार समिति बनाएंगे जिसके चेयरमैन प्रमुख सचिव होंगे। जिले में कलेक्टर होंगे, कलेक्टर के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपीवी, इस सब के अधिकारी होंगे, साधिकार कमेटी होगी। इसी प्रदेश में भी प्रमुख सचिव के साथ में अन्य विभागों के प्रमुख सचिव रहेंगे और ये साधिकार समिति इसकी सारी परमिशन देगी। और इसलिए जो परमिशन के लिए कोशिश करेंगे कि 60 दिन के अंदर जब आवेदन दे परमिशन मिल जानी चाहिए। समय सीमा हमने इसमें मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के अंदर ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी लीड कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी अर्बन सेक्टर में उन्होंने, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें दी और कैसे भी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा चले। ये प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, उनका कमिटमेंट भी है ग्लोबल स्टेज पर और उसी पे डबल इंजन की सरकार काम करने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति हमने बनाई है। इसमें सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि पोल्यूशन शून्य है और इसलिए पोल्यूशन कम से कम हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। प्रश्न उठता हमेशा कि इन वाहनों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशन बने, चार्जिंग स्टेशन को भी सब्सिडी देंगे हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पेट्रोल पंप बने हैं सारे के सारे प्रदेश के अंदर, उन पेट्रोल पंप पर ही चार्जिंग स्टेशन अगर कोई बनाना चाहेगा तो सरकार उनको अनुमति प्रदान करेगी। हमने निर्णय लिया है कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी वाहन हैं वो 80% इलेक्ट्रिक हो जाए। ये हमारी तैयारी पॉलिसी बनने के बाद चालू हो जाएगी। यह पॉलिसी 5 वर्ष की होगी। एक हमने एक और निर्णय लिया है कि मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी 5 बने, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा हो
इसके लिए हम प्रोत्साहन भी देंगे और इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, इसके लिए हमने कुछ छूट देने का प्रावधान किया है। इलेक्ट्रिक वाहन में पंजीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन के लिए 40% की छूट मिलेगी। वाणिज्य बेड़ा के लिए 100% और 3 पहिया वाहन के लिए 80%, 4 पहिया वाहन के लिए 15% तथा इलेक्ट्रिक बस के लिए 40% की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ईवी को ग्रीन नंबर प्लेट, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होगा उससे ग्रीन नंबर प्लेट जारी करेंगे। व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली जो ईवी गाड़ियां हैं उनको पीले अक्षर वाली नेम प्लेट से नंबर होंगे उनके। जो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है, महिलाएं लगाएगी, विकलांग लगाएंगे, हम उनको वित्तीय सहायता देंगे। चार्जिंग अधोसंरचना विकास के प्रमुख बिंदु हैं। राजमार्ग प्रमुख सड़कों पर 20 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन का हो, यह सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कम से कम 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन हो। राजमार्ग पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी हेवी ड्यूटी वाहन के लिए कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन दोनों साइड में 4 लाइन होती, इस साइड भी और इस साइड भी। प्रत्येक 1 किलोमीटर ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पॉलिसी अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पर, जैसा मैंने कहा कि हम चार्जिंग पॉइंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्जिंग अधोसंरचना स्थापित विकसित की जाने के शासन प्रत्यक्ष से कुल मिलाकर प्रदेश में पोल्यूशन कम हो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा चले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकार को बहुत बड़ी सब्सिडी पेट्रोल और डीजल में भी देना पड़ती है, उनसे पोल्यूशन भी होता है। मध्य प्रदेश विमानन नीति, वैसे विमानन विषय भारत सरकार का होता है, पर पहली बार पर्यटन को आकर्षित करना और धार्मिक पर्यटन हमारे यहाँ, उसको आकर्षित करने के लिए हमने नागर विमानन नीति भी बनाई है। प्रदेश के आर्थिक विकास में यह विमानन नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी हमारे पास राज्य में जितने भी एयरपोर्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर 150 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है और कई तो ऐसे शहर हैं जहां से जाने आने में, जैसे सतना, मंगावली, इस क्षेत्र में एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को गति देने के लिए बहुत जरूरी है कि आवागमन सुलभ हो और सरल हो। प्रदेश में जहां मैंने बताया कि 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा हो, वहीं पर 45 किलोमीटर पर एक हेलीकॉप्टर की भी, हेलीपैड भी वहां पर बने। इस विमानन नीति का महत्वपूर्ण निर्णय है। इन सब प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उन सबको जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो करेगी और इससे बहुत सारा रोजगार भी, जैसे हमारे यहाँ पायलट प्रशिक्षण स्कूल है बने हुए हैं, रिपेयरिंग के बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्शन में रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें एयर कार्गो की सुविधाएं हम विकसित करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पेरिशेबल जितने भी हैं, हमारे यहाँ के वेजिटेबल, हमारे यहाँ की फ्रूट्स, हमारे यहाँ की फिश नदियों की काफ़ी पसंद की जाती है गल्फ के अंदर। तो जब
एयर कार्गो होगा तो निश्चित रूप से इससे किसानों का भी बहुत फायदा होगा। और इसलिए इसमें न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बाकी इस क्षेत्र में काम करने वाले, इसे एक औसत माना गया है कि यदि एक व्यक्ति को विमानन के क्षेत्र में डायरेक्ट नौकरी मिलती है तो बाहर 4 लोगों को जॉब मिलता है। जैसे जहाँ हेलीकॉप्टर, जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पैसेंजर बाहर निकला, उसको टैक्सी चाहिए, उसको वहाँ पर होटल चाहिए। एक एयरपोर्ट खुलता है, यदि एक व्यक्ति को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो 4 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नवीनीकरण ऊर्जा, आपको शायद मालूम होगा कि पहले नवीनीकरण ऊर्जा में जो प्रदेश के बाहर जो बिजली बेची जाती थी उस पर 10% हरित ऊर्जा टैक्स लगता था। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उस हरित ऊर्जा टैक्स को समाप्त किया जाए। जितनी भी हमारी विद्युत परियोजना है, क्या उसको बायोफ्यूल से जोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रस्तावित बायोफ्यूल योजना में इसको बहुत गंभीरता से हम जोड़कर, क्योंकि बायोफ्यूल आप जानते हैं कि किसानों के बाय प्रोडक्ट से बनता है, तो किसानों को भी इसमें लाभ होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने नवीनीकरण ऊर्जा में बायोफ्यूल को जोड़ने का काम किया। आप जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एक आज की बहुत चर्चित विषय है पूरी दुनिया के अंदर। मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में बहुत काम करना चाहती है। भारत सरकार के उपक्रमों संस्थानों में कैपेसिटी उपयोग हेतु स्थानीय नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना एवं ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करने के लिए स्थापित की जाने वाली नवीनीकरण ऊर्जाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश अथवा प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग और संस्थानों को ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करने के लिए सरकार उचित अवसर और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रमोट करेगी। कलेक्टर गाइडलाइन की दर 75% राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों से विकास के लिए ली जाएगी। उपरोक्त समस्त प्रकरणों में कलेक्टर गाइडलाइन की दर 75% राशि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड सोलर, हाइब्रिड ऊर्जा तथा सोलर थर्मल ऊर्जा की 1000 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं को 24 माह का समय और 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लिए 30 माह का समय। लघु जल परियोजना में लोपा का कार्यकाल 35 से 40 वर्ष किया जाएगा। बायोफ्यूल योजना के बारे में मैं बता चुका हूँ। बायोफ्यूल, सीएनजी, बायोगैस, ब्रिकेट एवं फ्लैट पैलेट्स और बायोडीजल इत्यादि ईंधन शामिल है। इस योजना में बायोफ्यूल उत्पादन के सभी पहलू शामिल हैं, जैसे फीड स्टॉक, खेती उत्पादन, तकनीकी वितरण इत्यादि उपयोग है। बायोफ्यूल यूनिट को 200 करोड़ तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, ईटीपी, एसटीपी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि के विकास हेतु 50% प्रोत्साहन, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपदर में भी 10 साल तक की छूट है। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर अनुकूल पैकेज दिया जाएगा। आईपीआर एवं क्वालिटी कंट्रोल सहायता का प्रोत्साहन में योगदान संभावित है। लेक व्यू रेजिडेंस भोपाल में आपने देखा होगा, जो पहले कभी अशोका होटल के नाम से जाना जाता था, उसको भी जन निजी भागीदारी पीपी के मॉडल पर देने का निर्णय लिया है। और इसमें अभी तक हमने देखा है कि ये कभी हमेशा लॉस में रही है। पिछले दिनों थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ था सरकार को 1-8 करोड़ का, और इसको पीपीपी मॉडल पर देने पर लगभग सरकार को ऐसी संभावना है कि 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ होगा। इसमें कुछ शर्तें रखी हैं कि एक 100 सीटर बड़ा हॉल बने, अच्छे आधुनिक कमरे बने और एक आधुनिक होटल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छे ब्रांड के होटल आए,
तो जिससे एक अच्छी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर खड़ी हो, जो इस प्रकार के जब इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं तो शहर का अपग्रेडेशन भी होता है। जैसे भोपाल में पहले कभी होटल ही नहीं थे ब्रांडेड, आज ताज आ गई है, आज रेडिसन आ गई है, मैरियट्स आ गई है। ये भी इसी प्रकार के ब्रांड बड़ा आएगा। हम चाहेंगे कि बड़ा ब्रांड आए, क्योंकि बड़े ब्रांड आने से शहर का भी अपग्रेडेशन होता है। और वो सिर्फ होटल नहीं हो, होटल के साथ साथ हमारे प्रदेश की कला संस्कृति के प्रदर्शन का एक माध्यम भी है।